अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये खौफनाक और सच्ची कहानी मुझे भेजी है डॉक्टर शहरोज़ ने इंडिया से। इस कहानी को सुनते हुए मैं खुद एक अजीब से एहसास में चला गया था कि ये कैसी अजीबो गरीब कहानी थी और इंतहाई खौफनाक। आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे तो एक बिल्कुल न्यू और एक आपको चेंज कहानी सुनने को मिलेगी। डॉक्टर शहरोज कहते हैं, जैसे कि मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ है, मेरे पेशे से आप वाकिफ हो गए होंगे। मैं भी कभी कभी आपकी कहानियां सुन लेता हूं क्योंकि शोबा ऐसा है, उसमें टाइम नहीं मिलता, लेकिन मजा आता है आपकी कहानी सुनने का। तो ये कहानी मैं चाहता हूं कि आप अपने सुनने वालों के साथ जरूर शेयर करें। किरदार और मकामात आप फर्जी कर दीजिएगा क्योंकि किसी की जिंदगी की ये सच्ची कहानी है। मेरा एक पेशेंट जो इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल हुआ, वो दिमागी मरीज था। उसको दिमाग के साथ ऐसा मसला हो चुका था कि नीम पागल एक और होता है मुकम्मल पागल। वो कुछ अरसे तक मुकम्मल पागल रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होना शुरू हुआ वक्त के साथ साथ। और फिर मेरी जेरे निगरानी उसका इलाज होता रहा, यहां तक कि वो ठीक हो गया। उसका नाम था जलाल। जी, उन्होंने ये लिखा है जलाल। जलाल जब ठीक हुआ, एक वक्त आया कि उसको अस्पताल से जाने की इजाजत भी मिल गई। लेकिन जब वो अस्पताल से जाने लगा तो उसकी जिंदगी की वो सच्ची और खौफनाक कहानी वो मुझे सुना के जा रहा था। क्योंकि मैंने एक दिन बैठे हुए जलाल से कहा, कुछ अरसे तक जलाल तुम्हें भेज दिया जाएगा अस्पताल से, फिर से तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं, ऐसी कैफियत में तुम कैसे पहुंचे? जलाल एक अच्छी शक्लो सूरत का, इंतहाई खूबसूरत और लंबा सा उसका जिस्म, ना भारी ना पत्ता, दरमियाना सा जिस्म। एक ऐसा इंसान था जो पुरकशिश भी था, चेहरे की वजह से जिस्मानी खदोकाल भी, लंबा चौड़ा, छाती निकली हुई। कोई भी देखता तो जरूर उसका दीवाना होता। लेकिन जब वो पागल हुआ और पागल खाने में रहता रहा तो उसकी हालत ही खराब थी। लेकिन जब वो बेहतर हुआ और मैंने उससे पूछा, क्या अपनी जिंदगी की कहानी शेयर करोगे मेरे साथ, तो वो बोला, शायद आप वाहिद बंदे हैं जिसने मुझे इतना प्यार दिया है और मुझे ठीक करने में आपका पूरा पूरा हाथ है। तो जरूर आपको बताना चाहूंगा मैं पागल कैसे हुआ। कुछ लम्हे सोचता रहा, लफ्जों को जमा करता रहा और उसके बाद बोला, छोटा था जब होश संभाला तो इतना पता था, मां बाप का कोई पता नहीं था, फौत हो गए थे, उस मदरसे में छोड़ गए थे, या क्या हुआ मैं नहीं जानता। मुझे इतना पता था मैं एक मदरसे के अंदर ही रहता था। बहुत कोशिश के बावजूद सिर्फ इतना पता लगा सका था, हां मेरे मां बाप जिंदा हैं, बहुत ही गरीब हैं, मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके अपने पास खाने पीने को पैसा नहीं है, तो एक मदरसे में दाखिल करा गए थे। कभी कभी जिंदगी में मेरा पूछने के लिए आते थे और जब मैंने अपने मां बाप की हालत देखी तो मुझे अंदाजा हो गया, नहीं, ये वाकई बच्चा पैदा तो कर चुके हैं लेकिन उसको पाल नहीं सकते। मदरसे का ये हाल था कि कारी साहब जो हमें पढ़ाते थे, वहीं पे खाना भी मिलता था, वहीं पे रिहाइश भी मिलती थी। लेकिन एक काम जो कोई नहीं जानता था, वो कारी साहब हम काफ़ी बच्चों को बाहर भेजते ये कह के कि मांग के लाओ, कि मैं गरीब बच्चा हूं, मेरे माँ बाप भूखे हैं, खाने को कुछ नहीं है, मेरी मदद कीजिए। इस तरह के रटे रटाए जुमले हमें पढ़ाए जाते, रटाए जाते, और जब वो जुमले हम रट चुके होते तो एक मस्कीन सी शक्ल बना के हम बाहर जाते और लोगों से मदद मांगते। काफ़ी पैसे जमा हो जाते। बच्चों को जब मांगता वो कोई भी देखता तो उनका दिल भर आता, वो हमें पैसे दे देते और यूं हम कारी साहब को पैसे देते रहे। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मुझे पढ़ना है, मुझे स्कूल जाना है। मैं कारी साहब का बताया हुआ जो काम है वो तो कर रहा हूं, लोगों के आगे रो रो के पैसे मांग के तुला रहा हूं, लेकिन मुझे पढ़ना होगा। पढ़ने के लिए क्या करूं? तो मैंने छुप के कुछ पैसे जमा किए और अपने लिए बस्ता और किताबें खरीदी।
और फिर दिमाग ने काम किया कि इसी बस्ते और किताबें को वर्दी पहने हुए और बस्ता पीछे लटकाए हुए जब मैं किसी को हाथ फैलाऊंगा और कहूंगा कि स्कूल की फीस के लिए पैसे नहीं हैं, स्कूल से मेरा नाम निकाल दिया जाएगा, मेरी मदद करें, तो लोग पहले से ज्यादा देंगे। और ऐसा ही हुआ। जहां मैं स्कूल जाना शुरू हुआ तो वहीं पे लोगों से मांगता तो पहले से ज्यादा पैसे मिल जाते और मैं मौलवी साहब के हाथ में रखता कि ये लें, अब ज्यादा पैसे कमा रहा हूं, इसलिए मुझे स्कूल जाने दें। इस बात पे कि मैं ज्यादा कमा के ला रहा हूं, उन्होंने मुझे स्कूल जाने की तो इजाजत दे दी। अब मैं स्कूल जाता और शाम को पढ़ाई करता, लेकिन मांगने का सिलसिला उसी तरह जारी रहा कि एक दिन एक शख्स से पैसे मांगे कि मेरी फीस के पैसे नहीं हैं। उसने पूरी फीस के पैसे दे दी है और मुझसे गलती ये हुई, 4 दिन के बाद फिर से उसी शख्स से ही टाकरा हो गया। और जब उसके आगे हाथ फैलाए तो वो मुझे देख के चौंक पड़ा और बोला, तुम्हें तो 4 दिन पहले मैंने पैसे दिए थे फीस के लिए, तुम फिर मांग रहे हो। उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी मजबूत बाहों में था और मुझसे बोला, सच सच बताओ किस लिए पैसे मांग रहे हो, नहीं तो अभी अभी तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। बच्चा था, पुलिस का नाम सुना हुआ था, डर सा गया और उस खौफ की वजह से उसको सब कुछ बता दिया कि पढ़ने का शौक है, मजबूरी में ये पैसे कमा के उस मौलवी को देता हूं, इस वजह से पढ़ने की इजाजत मिली है। वो बोला, तुम्हें हुनर सीखना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, छोड़ो मौलवी को, आओ मेरे साथ। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। उसने कहा, जो तुम्हारे मां बाप हैं वो तो तुम्हें पूछने नहीं आते और तुम्हें भी मां बाप से कोई लगाव नहीं है, तो क्यों ना तुम्हें एक ऐसा हुनर सिखा दूं कि तुम भूखे नहीं मरोगे। इस तरह तो मांगते मांगते क्या करोगे। वो मुझे अपने साथ ले गया। उसके पास एक हुनर था, 2 उंगलियों का हुनर। और 2 उंगलियों का हुनर होता है कि किसी की जेब में इस महारत से 2 उंगलियों को डालना कि उसकी जेब में पड़ा हुआ बटवा हो, पैसे हो, कोई भी कागज जो नोट होते हैं, वो इस अंदाज में मैं निकाल लेता कि उसको पता ही ना लगता। उस 2 उंगलियों के हुनर ने मुझे भी सिखा दिया। वो जो उस शख्स के पास था, लेकिन उसने मेरे ऊपर एक शर्त रखी कि तुम पढ़ोगे जरूर। ये तुम्हें हुनर मैंने इसलिए सिखाया है कि तुम कभी भूखे नहीं मरोगे, लेकिन तुम्हें पढ़ना है। वो शख्स भी यही करता था, 2 उंगलियों से लोगों को लूटता था, उनकी जेब से चोरी चोरी चीजें निकाल लेता था। तभी तो जब मैंने उसके आगे हाथ फैलाया था, उसने मुझे पूरी फीस के पैसे दे दिए थे। और फिर यूं मेरी वो ट्रेनिंग करता रहा और मैं इस महारत को सीख गया, लेकिन साथ साथ पढ़ता रहा। वो मुझे अपने साथ इसलिए लेके आया था कि मैं अपने पांव पे खड़ा हो सकूं। और वक्त ऐसा हुआ कि मैं कुछ पढ़ भी गया और अपने पांव पे इस अंदाज में खड़ा हो चुका था कि मैं मन मौजी था। उसने सच कहा था कि दुनिया के आगे हाथ फैलाने की बजाय दुनिया से जबरदस्ती ले लो। इस दुनिया में कोई देता नहीं है, छीनना पड़ता है। अपना हक छीनो और इन 2 उंगलियों के हुनर से सीखो। छीनो हाथ। तो मैं अपने इस 2 उंगलियों के हुनर से अपना हक छीनते छीनते कब जवान हुआ पता ही ना चला। लेकिन अब मन मौजी इसलिए था कि जब कहीं दिल करता निकल जाता घूमने फिरने, कभी किस शहर में कभी किस शहर में। पैसों की तो परवाह ही ना होती और अभी तक महारत ऐसी थी कि पकड़ा भी नहीं गया था। कुछ अरसे तक अयाशी करता, उन पैसों की पैसे खत्म होते, फिर से अपने हुनर को आजमाता और फिर किसी होटल में, किसी जगह पे, किसी वीराने में इधर उधर घूमता और जिंदगी गुजार रहा था कि प्रोग्राम बना उस मकाम पे जाता हूं जो इंतहाई ठंडा मकाम है, जहां पे सरसब्ज पहाड़ हैं, दरख्त हैं, हरियाली है, बर्फबारी है, इंतहा की खूबसूरती है, कुदरत है, नज़ारे हैं। वहां नहीं गया, मन मौजी तो था, वहां चला गया। अब जब वहां पहुंचा तो पता लगा कि इतनी दूर निकल आया हूं कि जिस जगह पे मौजूद हूं इंतहाई कुदरत के करीब नज़ारे तो देख रहा हूं, नेचर इर्द गिर्द मौजूद है, खूबसूरती मौजूद है, लेकिन यहां पे कोई होटल नहीं है जहां पे किराए पे मैं रह सकूं। अब क्या करूं। एक गरीब शख्स था, उससे राब्ता किया कि मैं मेहमान हूं और किराया देने को तैयार हूं अगर मुझे आप ठिकाना दे दें। उसने कहा, यहां सब गरीब है मेरी तरह, मेरा घर तो कोई होटल की तरह नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं सोने के लिए कमरा दे सकता हूं, उजरत तुम्हें देनी होगी।
मैं राजी हो गया। मैंने उसे पैसे दिए। उस गरीब ने एक छोटा सा मामूली सा कमरा मेरे हवाले कर दिया। वो यकीनन सी बात है होटल के कमरे की तरह आरामदेह तो नहीं था, लेकिन रहने के लिए, रातें गुजारने के लिए बहुत अच्छा था। और मैं फैसला कर चुका था कि 3-4 दिन इस पुरफजा मकाम पे ही गुजारूंगा। रात मैंने वहां गुजारी और अगले दिन भी सारा दिन घूमता रहा और उसी शख्स को पैसे दे के उसी के घर से खाना भी खा लिया। अगली रात भी उसी के घर में सोया और तीसरे दिन घूमते 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 काफी आगे निकल गया। जब बहुत आगे निकल गया तो मुझे काफी प्यास लग रही थी। आबादी थी नहीं, मैं इतना दूर आ चुका था जहां वीराना ही वीराना था। वीराने से मुराद कोई घर नहीं था, सरसब्ज पहाड़ थे, हरियाली थी, दरख्त थे, खूबसूरती थी, नेचर थी, परिंदे थे, लेकिन पानी के लिए कोई आबशार या कोई जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते 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 प्यास से बुरा हाल हो गया कि मैं एक मकान के सामने पहुंचा जो मुझे नजर आया। दूर एक मकान है, उसी मकान की तरह गुर्बत का दूर से ही नज़ारा दिखा रहा है कि किसी गरीब का ही मकान है। 2-3 कमरों पे मुश्तमिल है, लेकिन उसकी दरो दीवार बहुत बुसीदा और पुरानी हो चुकी है। यकीनन इस मकान से मुझे पानी मिल सकता है। काफ़ी देर से मैं पानी ढूंढ रहा था। चलते चलते जो उस मकान के करीब पहुंचा, काफ़ी बड़ा मकान तो था, लेकिन उसकी दरो दीवार बहुत पुराने हो चुके थे। गुर्बत का मुंह बोलता सबूत था। एक लोहे का बड़ा सा गेट लगा हुआ था। मैंने जाके गेट को खटखटाना शुरू कर दिया। कुछ देर में गेट को खटखटाता रहा और इस इंतजार में रहा कि अभी कोई गेट खोलेगा, लेकिन काफी देर तक जब किसी ने गेट नहीं खोला, दूसरी दफा भी खटका चुका, तो मुझे नजर आया कि अगर मैं हाथ अंदर बढ़ा के इस कुंडी को खोलना चाहूं जो अंदर लगी हुई है, तो मैं कुंडी को खोल सकता हूं। हालत ऐसी बताती थी जैसे कोई मुश्किल से यहां पे रह रहा हो, बंद पड़ा हो काफी अरसे से, लेकिन इस कुंडी से अंदाजा होता था कि अंदर कोई तो है जिसने कुंडी लगा रखी है। अगर बंद होता तो बाहर से ताला लगा होता। मैंने हाथ बढ़ा के तरीके से उस कुंडी को खोल दिया और वो लोहे का गेट खुल गया। मैं गेट से अंदर दाखिल हुआ और सामने एक कमरा मौजूद था। उस कमरे का मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मुझे एहसास हुआ, कमरे की हालत बताती है अगर कोई इस कमरे में रह भी रहा है तो किसी अच्छी हालत में नहीं है, इंतहाई गुर्बत के हालात में जिंदगी गुजार रहा है। फर्नीचर नाम की कुछ चंद चीजें पड़ी थीं, एक चारपाई और एक स्टूल पड़ा था। दरो दीवार मट्टी से अटके हुए थे। कमरे में खास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसको मैं देख के कह सकता कि हां किसी का सामान पड़ा है। उस कमरे से चलता हुआ मैं आगे गया। बरामदा था और बरामदे से आगे सहन था और मैं पानी को इधर उधर ढूंढ रहा था तो बरामदे के दूसरे कोने पे मुझे एक घड़ा नजर आया। उसी के ऊपर एक मट्टी का बना हुआ गिलास भी रखा था। जैसे ही मुझे पानी का घड़ा नजर आया, तेजी से चलता हुआ मैं उस घड़े के पास गया और मैंने जल्दी से पानी भरा। 1 गिलास, 2 गिलास, जो मेरी प्यास थी, जल्दी जल्दी प्यास को बुझाना शुरू हो गया और कुछ पानी अपने मुंह पे और सर पे भी डाल दिया, सुकून आ जाए मुझे। जब प्यास बुझा चुका तो मैं वापस मुड़ने लगा तो दिमाग में ख्याल आया, ये कौन है, इस घर में कौन रहता है जिसने पानी भी रखा हुआ है। 2-3 कमरे और भी मुझे नजर आ रहे थे। एक बिल्कुल कोने पे था, एक कमरा जिससे मैं गुजर के आया था, और 2 कमरे शायद कोई और थे। मैं एक कमरे के अंदर दाखिल होने से पहले सोचने लगा, क्या अंदर जाऊं? अगर इस घर का फर्द कोई मौजूद है तो मेरे लिए गलत होगा। बगैर इजाजत में अंदर आ गया हूं। मैं कौन सा डरने वाला शख्स था, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो देख लेगा तो उसको पैसे दे दूंगा पानी के बदले। उस कमरे में दाखिल हुआ, वो भी पहले कमरे की तरह कोई अच्छी हालत में नहीं था। उसी तरह गुर्बत की एक अलामत बना हुआ एक अजीब सा मट्टी से भरा हुआ कमरा था। उस कमरे को देख के मैंने कहा, मुझे अब क्या लेना देना, मुझे चलना चाहिए। जो भी है कहीं गया हुआ है या घर में नहीं है। मैंने पानी पीना था और मुझे निकलना चाहिए। मैं गेट के बाहर आया और जैसे ही आके मैं गेट की कुंडी खोलने लगा जो मैंने अंदर से बंद कर दी थी कि बाहर निकलूं, एकदम से दिमाग में ख्याल आया, वो तीसरा कमरा भी तो था, उसको क्यों नहीं देखा? हो सकता है इस घर का मकीन उस तीसरे कमरे में रहता हो।
इर्द गिर्द कोई आबादी तो है नहीं। शुक्रिया अदा करने के साथ साथ शायद कोई चाय के ही ऑफर कर दे, किसी खाने पीने की ही ऑफर कर दे, उसके बदले में उसको पैसे दे दूंगा। हूं तो मुसाफिर, जहां कोई खाने को देखता हूं उसको पैसों की ऑफर दे के खा लेता हूं। तो क्यों ना उसके यहां पानी पिया है, उसको पैसों की ऑफर दे के कोई खाना ही मिल जाए या वो खुद से चाय ही पिला दे। तो मैं फिर से अंदर दाखिल हुआ और अंदर दाखिल होकर उसी कमरे की तरफ जाना शुरू हुआ जिसको मैंने अभी नहीं देखा था। जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे नजर आया कि एक और चारपाई उस कमरे पे मौजूद है और उस चारपाई पे कोई लेटा हुआ है। वो यकीनन इस घर का फर्द था। मैं जैसे ही कमरे के दरवाजे में दाखिल हुआ, रोशनी तो नहीं थी, लेकिन कमरा खोलने की वजह से जो रोशनी पैदा हुई, उसी रोशनी से जो बाहर से आ रही थी, अंदर कोई लाइट वगैरह नहीं जल रही थी, बाहर की आने वाली रोशनी से मैंने देखा कोई सामने लेटा हुआ है। तो मैं खांसा जोर से ताकि जो भी है कोई देख ले, और उसी लम्हे वो जो सोया हुआ वजूद था उसके अंदर हरकत पैदा हुई और एकदम से वो वजूद उठ के बैठ गया। इस अंदाज में जैसे कोई टेक लगा के बैठता है, ऐसे नहीं, हल्का सा उठा, जैसे कोहनियों के सहारे कोई उठ के देखता है कौन है। और जैसे ही वो वजूद उठा तो मैं देख के हैरान रह गया। जिस वजूद के ऊपर एक चादर पड़ी हुई थी वो चादर हट चुकी थी और उस वजूद के नीचे एक हसीनो जमील दोशीज़ा का चेहरा था, जिसको देखते ही मैं अजीब सा हो गया। ऐसी हसीनो जमील, ऐसी खूबसूरत लड़की, ऐसी दोशीज़ा जिसकी आंखें इतनी दूर से खूबसूरत नजर आ रही थी, उसके बाल, उसका माथा, उसके गाल, उसके पिंक से होंठ। यकीनन ऐसी सरसब्ज इलाकों में कुदरत ऐसे लोगों को पैदा करती है जो बहुत हसीन और जमील होते हैं। उन्हीं में से वो एक थी। उसको मैंने जैसे ही देखा तो देखता रह गया, मैं बोलना भूल गया और उस टिकटिकी बांधे उसको देख रहा था। तब वो बोली, आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? मैं एकदम से चौंका, उसको देखने से बाज आया और कहा, मैं माजरत ख्वाह हूं, बगैर इजाजत आपके घर में दाखिल हो गया हूं। मुझे बहुत प्यास लगी थी, मुसाफिर हूं, प्यास का मारा था, बाहर दरवाजा खटखटाता रहा हूं। शायद आप गहरी नींद सो रही थी, आप जागी नहीं, तो मजबूरी में अंदर आ गया, अपनी प्यास बुझाई और अब वापस जाने लगा था तो ये सोच के अंदर आ गया अगर कोई घर में है तो मैं शायद उसकी कोई हेल्प कर सकूं। मैंने इतना कहा था कि वो मुझे देख के बोली, आप मेहमान हैं, हमारे इलाके में आए हैं, काश मैं आपकी कोई मेजबानी कर सकती, क्योंकि हम मेहमान नवाज लोग हैं। जो हमारे यहां मेहमान आता है तो उसको कुछ खाना पीना या चाय वगैरह पेश की जाती है। मैं माजरत ख्वाह हूं, मैं आपको कुछ पेश नहीं कर सकूंगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ओके ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तो वो बोली, मेहमान नवाजी ना करने की वजह यह है, उसने अपने पाँव के ऊपर जो एक चादर पड़ी हुई थी वो हाथ से हटा दी और जैसे ही मेरे उसकी पाँव पे निगाह पड़ी तो मैं देखता ही रह गया। उसके दोनों पाँव घुटने तक कटे हुए थे, यानी उसके घुटने तो थे, घुटने से नीचे उसके पाँव नहीं थे। और मैं देख के चौंक पड़ा, ऐसी हसीनो जमील लड़की, ऐसी खूबसूरत दोशीज़ा, और वो पाँव से महरूम थी। मैंने देखती कहा, मैं बहुत माजरत खा हूं, मुझे बहुत दुख हुआ, ये कैसे हुआ? वो मुझे कुछ देर देखती रही और देखते देखते बोली, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम जलाल है। वो मेरी आंखों में देखती रही जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। शायद उसने मेरी आंखों में उस कशिश को, उस मोहब्बत को, जब मैं टिकटिकी बांधे उसको देख रहा था, उसने देख लिया था कि मेरी आंखों में उसके लिए पसंदीदगी है। मैं बेइंतहा हसरत से ऐसी लड़की को खड़ा देख रहा था, क्योंकि आज तक मेरी जिंदगी में तो कोई लड़की आई ही नहीं थी। तो वो लड़की मेरी आंखों में देखने के बाद बोली, जलाल, क्या मुझे अपना सकते हो? क्या मुझसे शादी कर सकते हो? मैंने ये जुमला सुना, मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आया। एक ऐसा शख्स जिसको कोई जानता नहीं है, एक माजूर लड़की के सामने खड़ा है, हसीनो जमील माजूर दोशीज़ा, मुझे फौरन शादी की ऑफर कर रही है। मैं कह रहा हूं,
मुझसे शादी आप करेंगी, लेकिन मैं तो पूछना चाह रहा था, ये आपके पाँव किसने, क्या हुआ आपके पाँव को? तो वो बोली, कदीर, कदीर ने किया है ये। और अगर तुम मुझे अपना सकते हो, मुझसे शादी कर सकते हो, तो कदीर के आने से पहले पहले मुझे यहां से ले चलो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगी। यकीन मानो, मैंने भी तुम्हारी आंखों में देखा है, तो अपने लिए जब मैंने पसंदीदगी को देखी है तो मुझे तुम्हारे ऊपर प्यार आया है। मुझे भी तुम उतने ही प्यारे लगे हो जैसे तुम मुझे देख रहे थे। हां जलाल, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। मैं अपनी बाकी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूं। क्या आप मेरा हाथ थामेंगे? मुझे इतनी खूबसूरत हसीन दोशीज़ा पे, जहां पे मोहब्बत, कशिश और वहां तरस भी आ रहा था कि कौन है कदीर जिसने, उस जालिम ने इस मासूम के पांव काट दिए। मैं उसको कहने लगा कि उस जालिम ने क्यों काटे हैं ये आपके पांव? मैं उस जालिम से बदला लेना चाहता हूं, मैं उससे मिलना चाहता हूं, मैं उससे बात करना चाहता हूं। क्यों उसकी जुल्म किया है उसने? वो बोली, देर हो जाएगी। वो जालिम आ गया तो बहुत देर हो जाएगी। या तो फौरी चले जाइए या मेरी मोहब्बत को अपना लीजिए। मैंने कहा, मेरा नाम जलाल है, आपका नाम क्या है? तो वो बोली, मेरा नाम सफिया है। मैंने कहा, सफिया, वाकई मैंने आपको देखा है तो देखते ही आपका दीवाना हो गया हूं। और आपने तो मेरी दिल की बात नहीं की, आपने तो मेरी दुनिया बदल दी है कह के कि क्या मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं आपसे शादी करूंगा और सारी जिंदगी आपको खुश रखने की कोशिश करूंगा। तो वो बोली, तो फिर देर मत करो, जितनी जल्दी हो सके यहां से मुझे लेके भाग जाओ। मैंने देखा अब वो उठ के बैठने की कोशिश कर रही थी। मैं चलता हुआ उसके करीब गया। वो बोली, मुझे उठा लो। एक नाजुक सी दोशीज़ा को मैंने अपने पीछे कंधे पे, जैसे बच्चे को कंधे पे उठाते हैं, उसके बाजू पकड़ के उसको पीछे कंधे पे लटकाया और उस घर से तेजी से बाहर निकल आया। अब मुझे जल्दी थी कि जितनी जल्दी हो सके इस गांव को छोड़ दूं, क्योंकि उसने मुझे कहा था, बस इस गांव से निकल जाओ, मैं कदीर से बच जाऊंगी, वरना कदीर मुझे मार डालेगा। मैं उसको लेके दौड़ता हुआ कैसे उस सवारी तक पहुंचा और सवारी में उसको सवार किया और वहां से रवाना होकर अपने शहर तक पहुंचा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं, यह हकीकत नहीं हो सकती। इतनी खूबसूरत, हसीन और जमील लड़की कैसे मेरी जिंदगी में आ सकती है, वो भी मोहब्बत का इजहार करके। और वो ख्वाब हकीकत में उस वक्त बदला जब मैं उसको अपने घर में ले आया, वही घर जहां मैं अकेला रहता था, किराए का मेरा मकान। तो जब मैं उसको ले आया तो मैंने कहा, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं। मेरा कोई जानने वाला नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह अकेला हूं। तो वो बोली, तो बुलाओ और निकाह कर लो, हम आज ही मियां बीवी बन जाएंगे। एक ऐसा लड़का जिसके मां बाप बचपन में ही उससे दूर हो गए थे, वो लोगों की जेबों में चोरी से पैसे निकाल के अपनी जिंदगी को गुजार रहा था, और ऐसी हसीन और जमील लड़की जिसका वो सोच नहीं सकता उसकी बीवी बनने के लिए तैयार थी। मुझे क्या चाहिए था? पागलों की तरह गया, मौलवी साहब को लेके आया, गवाह लेके आया और यूं हमारा निकाह हो गया। उस रात मैं सफिया के सामने बैठा था और आज हम जिंदगी की पहली रात इस अंदाज में, मियां बीवी के अंदाज में बैठे हुए बात कर रहे थे। तो वो मुझसे बोली, जलाल, आप काम क्या करते हैं? मैंने उसे कहा, बता दूंगा। और मैं अगर तुमसे पूछूं, सफिया, कदीर कौन है और क्यों मारा है उसने तुम्हें? मेरा खून खौलता है कदीर का नाम सुन के। तो वो बोली, आज हमारी जिंदगी की पहली रात है, कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जहां आप और मैं दुखी हो जाएं। और यूं उस रात से हमारे बीच में एक ऐसी मोहब्बत कायम हुई कि 1-2 महीने तो अंदाजा ही नहीं हो सका मुझे कि मैं किस जन्नत में हूं, किस दुनिया में हूं, मैं कौन हूं। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझता था। हसीन और जमील लड़की जिसका नाम सफिया था, जो मेरी बीवी बन चुकी थी, मेरा इतना ख्याल रख रही थी, बैसाखियों के सहारे मेरे लिए नाश्ता बनाती, खाना बनाती, वो सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी कि मैं बहुत खुश था। इसी दौरान फिर से मैंने उससे पूछा
शाजिया, सफिया, कदीर का तुमने नहीं बताया। तो वो बोली, प्लीज उसका नाम मत लो, मेरे दिल को कुछ हो जाएगा और मेरा सर फटना शुरू हो जाएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। और उसकी हालत ऐसे हो गई जैसे मैंने उस शख्स का नाम लेके उसकी खुशियों भरी जिंदगी में दुख दे दिया हो। वो शदीद दुखी हो गई, अपने बाल नोचना शुरू हो गई और मुझे एहसास हुआ मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और मैंने उससे माजरत की और मैंने कहा भूल जाओ इसको, और फिर उसको खुश करने की कोशिश की। अब यूं वक्त गुजरता रहा और हम दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। वो एक इंतहाई फर्मा बरदार बीवी थी जो बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। कभी उसने मुझसे कोई बहस नहीं की थी, कभी हमारे बीच में नाराजगी नहीं हुई थी, सिवाय उसकी कि मैं उसका माजी जानना चाहता और वो कहती माजी जान के क्या करोगे, और वो दुखी हो जाती। तो मेरा माजी भी क्या था, क्योंकि शादी की तीसरी रात उसने मुझसे भी पूछा था, जलाल तुम काम क्या करते हो? तुमने पहली रात कहा था बता दूंगा, तो मैंने उसे बताया, सफिया मैं लोगों की जेबें काटता हूं। और उसको अपना सारा बैकग्राउंड बता दिया, बचपन से लेके अब तक का सब कुछ बता दिया, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता। वो सुन के बोली, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे जमा हैं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा उन पैसों से कोई दुकान डाल लो, किराने की दुकान डाल लो, ये काम छोड़ दो। और मैंने उसे कहा, यकीन मानो तुमने मेरे दिल की बात कह दी है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मेरी जिंदगी खुद से खुद बदलना शुरू हो गई है। मैं खुद नहीं करना चाहता, अब मेरी किसी की जेब काटने को दिल भी नहीं करता। जब इतनी प्यार करने वाली खूबसूरत हसीनो जमील बीवी मेरे पास है, तो मैं क्यों ऐसा काम करूं कि पकड़ा जाऊं? कल तक डरता नहीं था पकड़े जाने से, कि पकड़ा भी गया तो क्या होगा, आगे पीछे तो रोने वाला कोई नहीं, जेल चला जाऊंगा फिर वापस आ जाऊंगा। लेकिन अब कोई पीछे रोने वाली है, ख्याल रखने वाली, प्यार करने वाली। अब जेल जाने से डर लगता है, अब नहीं करूंगा। मैंने अपने उन पैसों से एक दुकान खरीद ली, करियाने की दुकान, और उस दुकान को चलाने लगा। बकिया जो पैसे थे, काफी जमा कर रखे थे, उससे वो घर भी मैंने खरीद लिया। अब मेरा अपना घर था, एक दुकान थी, और अब हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। साल गुजर गया, खुशी का पता ही ना चला। दूसरा साल गुजर गया, तीसरा साल गुजर गया, हमारे बीच में कभी कोई बहस नहीं हुई, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। सफिया ने कभी भी मेरे आगे ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मैं दुखी हो जाऊं, या जिस तरह खवातीन की आदत होती है किसी बात में बहस कर देना, बहस करने के अलावा उलझ जाना, नाराज कर देना। वो फर्मा बरदार प्यार करने वाली बीवी थी। और मैं खुद भी भूल चुका था उसका माजी जो भी है, मुझे उसको जान के क्या करना है, अच्छा है या बुरा माजी भी है। जब वो मेरा ख्याल रख रही है, मुझसे इतना प्यार करती है, मेरी हर बात का ख्याल रखती है, तो मैं उसका माजी जान के क्या करूंगा? मेरा कौन सा माजी कोई खानदानी माजी है। यूं हम दोनों खुश थे। कदीर का टॉपिक जब भी हुआ वो शदीद डिस्टर्ब हो जाती थी और मैं भी उस टॉपिक को नहीं पूछता था। वक्त गुजरता रहा। 3 साल के बाद मैंने प्रोग्राम बनाया, शाजिया घूमने चलते हैं। शाजिया मेरे मुंह से निकल जाता है क्योंकि मैंने फर्जी नाम सफिया रखा है, मैंने तो शाजिया ही रख लेते हैं क्योंकि बार बार मुंह से शाजिया आ रहा है। तो मैंने कहा शाजिया, ये क्योंकि फर्जी नाम है, सफिया भी उन्होंने लिखा है, तो मेरे मुंह पे क्योंकि बार बार शाजिया आ रहा है तो मैंने कहा मैं शाजिया ही रख लेता हूं, बल्कि सफिया रहने देते हैं। मैंने कहा सफिया घूमने फिरने चलते हैं, उसी कुदरत के नज़ारों को देखने। तुम्हारे इलाके में नहीं, एक और इलाका है जहां बर्फबारी होती है, वहां चलते हैं। मैं एक इलाका जानता हूं, पहले भी जा चुका हूं, तुम्हारे साथ जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। वहां पे चल के हम एक घर पूरा किराए पे ले लेंगे और खूब एंजॉय करेंगे, बर्फ को देखेंगे, जो दूर पहाड़ों पे बर्फ पड़ी हुई है, वो खूबसूरत नज़ारे मैं तुम्हारे साथ देखना चाहता हूं। यूं सफिया भी खुश हो गई। हम दोनों ने ट्रेन का सफर करने का फैसला किया। मेरा वो जो कारोबार था 3 सालों में इतना अच्छा और मैं इतना ज्यादा कमाना शुरू हो गया था कि बहुत बड़ी दुकान बना चुका था और माशाल्लाह मेरे पास काफी पैसा आ गया था। हम दोनों ट्रेन से रवाना हुए, मुख्तलिफ नज़ारों को देखते हुए। जब स्टेशन पे कहीं ट्रेन रुकती तो बाहर के मंजर को देखते, कोई आवाज लगा रहा है, कोई सामान लेके ट्रेन से उतर रहा है, कोई जल्दी से भाग रहा है ट्रेन में सवार हो जाए, और हम दोनों एंजॉय करते हुए इसी तरह गुजरते रहे कि एक स्टॉप आया, वहां पे ट्रेन रुक सी गई। मेरी निगाह पड़ी, सामने एक हसीनो जमील लड़की थी। कपड़े तो उसके बहुत आलूदा थे,
मेले से थे, लेकिन हाथ में चीज़ें वो बेच रही थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत हसीन और जमील था और मैं उसको गौर से देखना शुरू हो गया कि कितनी खूबसूरत लड़की है कि उसी लम्हे सफ़िया के हाथ ने मेरे बाजू को इतनी ज़ोर से पकड़ा कि मैं चौंक गया कि इसको पता लग गया है कि मैं उस लड़की को घूर रहा। बीवी तो देख लेती है, और मैं अजीब सा होके मुड़ा सफ़िया की तरफ देखने के लिए कि नहीं, मैं वैसे देख रहा था तो मैंने देखा सफ़िया के चेहरे पे बेइंतहा खौफ है। सफ़िया, सफ़िया क्या हुआ है? उसके हाथ की गिरफ्त इतनी सख्त हो गई थी मेरे हाथ पे कि मैं परेशान सा हो गया कि यकीनन कुछ अजीब सा है। और मैंने देखा उसका सर ऐसे पीछे की तरफ जा रहा है जैसे कोई किसी को चक्कर से आते हैं। मैंने उसको जल्दी से थामा और पीछे की तरफ ऐसे टेक लगा के बिठा दिया, जल्दी से पानी निकाला और उसको पानी पिलाया। कुछ घूंट उसने पानी के पिए और इतनी देर में ट्रेन चल पड़ी। मैं उसका बार बार पूछ रहा था, अब आप बेहतर हो? क्या हुआ है? सब ठीक है? क्या हुआ था? तबीयत खराब हो गई थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एकदम से वो अजीब सी हो गई थी। जब ट्रेन चल पड़ी, कुछ बेहतर हुई तो मुझसे बोली, जलाल, वहां कदीर था। क्या? कहां? उसने कहा, पिछले स्टेशन पे। वो काला कलर का कोट पहने हुए था। मैंने उसे देखा है और उसने मुझे देख लिया है। और वो भाग के इसी ट्रेन में सवार हो गया है। वो इसी ट्रेन में सफर कर रहा है। मैं एकदम से परेशान हो गया, मेरा खून खौल उठा। वो मेरी बीवी थी, मुझसे प्यार करती थी, मैं उससे प्यार करता था, और कदीम का नाम आते ही मेरा खून इसलिए खौल उठा, उसी ने मेरी इसी बीवी की दोनों टांगें काटी थी, पांव काटे थे। उस जालिम को मैं छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कभी उसका नाम इसलिए नहीं लेता कि मेरी बीवी दुखी हो जाती थी। और अभी वो नजर आया था। कहां था वो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसको छोड़ता नहीं, मैं उसकी उसी तरह टांगे तोड़ दूंगा जिस तरह उसने मेरी बीवी की टांगे काटी हैं। लेकिन वो बोली, प्लीज प्लीज अभी इस टॉपिक को छोड़ दो, प्लीज, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। वो जितनी अजीब सी हो गई थी, मैं भी उसको रिलैक्स करने में लग गया और वो आखिर रिलैक्स हो गई। चलती रही गाड़ी, चलती रही ट्रेन, चलती रही, और हमारा वो स्टॉप पहुंच गया जहां पे हमने उतरना था। बैसाखियों के सहारे सफ़िया मेरे साथ ट्रेन से जब नीचे उतरी तो सबसे पहले मैं इर्द गिर्द हर जगह पे देख रहा था कि कहीं ब्लैक कोट वाला वो शख्स कहीं मौजूद है जिसने, कदीर नाम है जिसने सफ़िया की टांगे काटी थी। और इधर उधर देखता रहा, कहीं नहीं था। सफ़िया को लेके चलते चलते जब मैं एक तांगे तक पहुंचा तो वहां भी इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स नहीं था कि दोबारा ट्रेन ने सीटी बजा दी और हम तांगे में बैठ गए। सफ़िया भी मेरी तरह इर्द गिर्द ऐसे देख रही थी जैसे खौफजदा हो, कदीर को तलाश कर रही हो। लेकिन शायद कदीर हमारे साथ नहीं था, वो उसी ट्रेन में ही सवार था। वो नहीं जानता था कि हम ट्रेन से उतर चुके हैं। हम तांगे में सवार चलते 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 उसी घर की तरफ पहुंच गए जो मैंने बुक करने का सोचा था। वहां पे पहले से मेरी बातचीत हो चुकी थी। चौकीदार जब आया तो मैंने उसे कहा, हम आ गए हैं और हमने यहाँ पे रहना है कुछ दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना रह सकते हैं, और ये एडवांस है और हम दे देंगे बाकी। उसने बहुत खुशी से हमें वेलकम की। पठान था, उसने कहा, आपको कुछ और भी ज़रूरत हो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा। गाड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब अरेंज हो जाएगा। मैं कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, यकीनन हमें गाड़ी चाहिए। ये एक आबादी बनी हुई थी जहाँ पे बड़े बड़े कोठियों की तरह घर थे, जो एक घर मैंने किराए पे लिया था। सफ़िया को लेके जब मैं अंदर पहुंचा तो आज पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी बात थी। मैंने कहा, सफ़िया, मैं तुम्हारा शौहर हूं, मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हें बता दी, मैं तुम्हारा माजी नहीं जानना चाहता, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा दिल खौल रहा है। वो शख्स कदीर नजर आया और मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तुम क्यों मुझसे उसको छुपाती हो? तुम मुझे कदीर के बारे में क्यों नहीं बताती? और मेरा लहजा जज्बाती हो गया, गुस्से वाला हो गया। मैं कभी सफ़िया पे गुस्से नहीं हुआ था। 3 सालों में पहली दफ़ा था कि मैं गुस्से हो गया कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया उस शख्स के बारे में। आज वो सामने भी आया 3 सालों बाद और वो चला गया। क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? मेरा खून खौलता है। उसने मेरी प्यार करने वाली बीवी के साथ यह सलूक किया था। और मैं इस अंदाज में खफा हो गया कि वो समझ गई कि मैं नाराज हूं इस बात पे कि तुम मुझे क्यों नहीं बता रही।
कुछ देर वो चुप बैठी रही और उसके बाद उसने मेरा मुंह जो नीचे लटका हुआ था अपने हाथ से मेरे मुंह को ऊपर किया और मुझसे बोली, सुनो जलाल, क्या इस बात को मानते हो कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूं? मैंने गुस्से वाली हालत में गर्दन हिला दी, जैसे कह रहा हूं हाँ करता हूं, लेकिन फिर भी खफा बैठा हूं, बोला नहीं। वो बोली, तो एक बात गौर से सुन लो। कदीर का टॉपिक मैं इसलिए कहती हूं हम दोनों के बीच में ना आए कि जब भी वो टॉपिक आता है तो मैं बेचैन हो जाती हूं, मेरे को कुछ हो जाता है। बस तुम्हें इतना कह दूं, ये मेरा माजी है और इसको भुला दो, क्योंकि जिस दिन ये मेरा माजी खुल गया, कदीर का तुम्हें पता लग गया, फिर हम दोनों कभी साथ नहीं रह सकेंगे। फिर उसी दिन हम उसी लम्हे जुदा हो जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि हम जुदा हो जाएं तो मैं तुम्हें जरूर बताने को तैयार हूं। मैं एकदम से चौंका और उसकी तरफ देख के बोला, ये तुमने कैसी मुंह से लफ्ज निकाले हैं? मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। मैं लानत भेजता हूं कदीर पे, मुझे उसको जान के क्या करना? अगर ऐसी बात है कि कदीर को जान के कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरी बीवी मुझसे अलग हो सकती है, तो मुझे आज के बाद इस टॉपिक को डिस्कस ही नहीं करना। कौन कदीर है, क्या माजी है, मुझे नहीं जानना। मैं खौफजदा हो गया था क्योंकि उसने क्लियर कह दिया था ये टॉपिक ही ऐसा है कि अगर तुम कदीर के बारे में जान गए तो फिर हम अलग हो जाएंगे, फिर हालात ऐसे हो जाएंगे कि हम इकट्ठे रह ही नहीं सकते। और मैं इससे खौफजदा हो गया था, इसलिए फैसला कर लिया कि आज के बाद कभी कदीर का टॉपिक डिस्कस नहीं होगा। और मैं उससे वो नाराजगी ख़त्म करके बातचीत करने लगा। कुछ दिन घूमते फिरते पता लगा कि हमारे घर एक जो बंगला है वहीं पे दो मियां बीवी जिनकी नई नई शादी हुई थी वो भी रहने के लिए आए हुए थे। उसकी बीवी की सफिया से एक दिन मुलाकात हुई। वो भी उसके हुस्न को देख के हैरान रह गई। उनकी आपस में काफ़ी गपशप हुई और यूं उनके बीच में दोस्ती हो गई। दोस्ती के बिना जब दोनों खवातीन में दोस्ती हुई तो उनके जो शौहर बाहर निकले, मेरी भी उनसे दुआ सलाम हुई, तो मेरी भी उनके साथ बहुत अच्छी अलैक सलैक हो गई। उनका नाम कामरान था। यूं कामरान साहब के साथ ऐसे हम दोनों के ताल्लुक हो गए कि हम दोनों एक दूसरे के घर भी आना जाना शुरू हो गए। वो भी नई नई नवेली दुल्हन और वो दूल्हा थे और छुट्टियां गुजारने के लिए, अपना हनीमून पीरियड गुजारने के लिए वहां पे आए हुए थे और हम लोग भी घूमने फिरने के लिए आए हुए थे। वो उनका अपना घर था, मैं एक किराए के घर पे था। वो इतने अच्छे इंसान थे, मुझसे मिलके इतने खुश हुए कि हम दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त दोस्ती हो गई और अक्सर रात को हम इकट्ठे होते और खाना हम रोज़ाना इकट्ठे खाते। उनकी जो वाइफ थी वो भी सफिया की बहुत अच्छी दोस्त हो गई थी। यूं घूमने फिरने का सिलसिला भी जारी था और रोज़ कामरान साहब से भी मिलने का सिलसिला जारी था कि एक दिन बैठे हुए थे, कामरान साहब बोले, जलाल साहब आपसे मिलकर दिल खुश हो गया है, आप कमाल बंदे हैं, जिंदा दिल बंदे हैं। यकीन मानिए ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं और माशाल्लाह हमारी भाभी भी क्या कमाल हैं। आप दोनों की जोड़ी को और आप दोनों के 3 साल की शादी के बाद भी प्यार को देख के हम दोनों मिसाल देते हैं एक दूसरे को कि हम भी आप दोनों की तरह हमेशा ऐसे प्यार से रहेंगे। कि माशाल्लाह 3 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन लगता है कि आप भी हमारी तरह हनीमून मनाने के लिए आए हुए हैं। इतना प्यार है आप दोनों के बीच में। मैं तो कहता हूं आप यहीं पे घर क्यों नहीं बना लेते? कैसी खूबसूरत जगह है, आप भी यहीं रहिए। मैंने कहा बात तो आपकी सही है, जगह तो बहुत खूबसूरत है। जब हम टेरेस पे बैठते हैं और सामने बर्फ जमे हुए पहाड़, जहां हर तरफ पहाड़ ही पहाड़, सफेद सी बर्फ नजर आती है, तो वो नज़ारे आंखों को बहुत अच्छे लगते हैं। दरख्त, हरियाली, कुदरत के मनाजिर, क्या बात है। किसकी ख्वाहिश नहीं होती यहाँ ना रहे। मुझे मौका मिले तो मैं तो यहाँ पे ज़रूर रहना चाहूँगा इस जगह पे। तो वो बोले तो आपका मसला हल कर देते हैं। मेरा इसी घर के पीछे ये जो प्लाट है ये मेरा है और मैं ये प्लाट आपको तोहफे में दे देता हूँ। दोनों मियाँ बीवी हैं और आपके बीच में जिस तरह भाई बहन को तोहफा देता है तो मैं अपनी बहन को ये तोहफा देता हूँ। ये प्लाट आपको गिफ्ट कर देता हूँ और मेरी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, मकान वगैरह हम बनाते हैं, मैं आपको मकान भी इस पे बना के दे दूंगा आपकी पसंद का। तो कैसा? तो मैंने कहा नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ उसी तरह जिस तरह आप मुझे इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन ये प्लाट मैं आपसे इस तरह फ्री में नहीं ले सकता। आप मुझे बताइए इसके पैसे कितने हैं? तो वो बोले भाई कहा ना, भाभी को तोहफा दिया,
मुंह दिखाई का भाई की तरफ से। करते करते खैर बोले अच्छा ठीक है भाई, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो जितने का भी मैंने खरीदा था उतने पैसे आप मुझे दे दीजिए, बाकी उसके ऊपर बनाने के ऊपर जो खर्चा आएगा वो आप मुझे दे दीजिएगा, मेरी कंपनी है आपको बना के दे देगी। मैंने कहा ये डील ठीक है, प्लाट की जितनी कीमत आपने दी थी, जितने का खरीदा था वो मैं आपको दे दूंगा और बाकी आप मुझे मकान बना दीजिए। सफ़िया भी इस बात पे बहुत खुश थी और यूं हमारी दोस्ती और गहरी हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद अब इमरजेंसी ऐसी हुई कि उनको 1 से 2 दिन के लिए कामरान साहब को शहर वापस जाना था और प्रोग्राम ये था कि उनकी बीवी ने कहा मैं तो यहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे अब डर खौफ नहीं है, अकेली में रहती तो मसला होता, मेरे साथ सफ़िया भी हैं और जलाल भाई भी हैं, तो परेशानी किस बात में। हमने कहा हाँ हाँ आप बिल्कुल, आप हमारे साथ ही रहिए या अपने घर रहिए, परेशानी की कोई बात ही नहीं थी। यूं कामरान साहब से ऐसा याराना हो गया था, उन्होंने कहा ठीक है ये यहीं रहेगी और मैं 1 दिन 2 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा, वैसे भी उन्हें आना जाना करना था। तो मैं आज शाम को रवाना होऊंगा। मैंने कहा ठीक है मैं आपको छोड़ आऊंगा। शाम हुई, मैं कामरान साहब को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे गया। अब हम इतने घूम फिर चुके थे कि रेलवे स्टेशन का जो फासला था अंदाजा मुझे हो चुका था। हम पहली दफा तो तांगे में आए थे, अब मुझे पता था कि पैदल भी आ जा सकते हैं, तो हम दोनों पैदल ही गए। जब हम घर से निकले तो उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि मौसम ऊपर बादल आए हुए हैं, बारिश भी हो सकती है, कि मैं छतरी ले लूँ, अम्ब्रेला ले लूँ। बातें करते करते जब आगे काफ़ी आ गए तो थोड़ी ही देर के बाद स्टेशन था। जब स्टेशन पे पहुंच गए तो कामरान साहब और मैं इंतज़ार करने लगे ट्रेन का। ट्रेन आई, मैंने उनको ट्रेन पे रवाना किया और जैसे ही मैंने ट्रेन पे रवाना किया तो पता लगा कि इतनी देर में पीछे बारिश शुरू हो चुकी है। वो जो बादल अभी तक खामोशी से पूरे आसमान को ढांपे हुए थे, अब वो बरसने के लिए तैयार थे। मैं नहीं जानता था और जब मैं मुड़ने लगा वापस पैदल जाने के लिए तो पता लगा पीछे तो बारिश हो रही है। अब ट्रेन ने विसल बजाई और ट्रेन चलना शुरू हुई और इतनी ही देर में बारिश भी शुरू हो गई। अब मैं रुक गया कि ये सर्दियां हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है और मतलब फुल सर्दियां तो नहीं थी लेकिन ठंड का मौसम इस तरह था, वहाँ पे ठंड लगती थी और मैंने गर्म इस तरह के कपड़े भी नहीं पहने हुए कि अगर बारिश में भीग गया तो ये मेरे लिए मुश्किल होगा। अब मैं वापस कैसे जाऊँ? इंतज़ार करना पड़ेगा कि बारिश रुके और मैं यहाँ से जा सकूँ। मैं वहीं पे स्टेशन पे खड़ा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन खाली ही हो गया। सवारियां जो ट्रेन से उतरी थीं वो वापस बैठ गईं। नहीं, कामरान साहब थे जिनको मैं छोड़ने आया था वो चले गए थे, तो मैं वहीं पे खड़ा था। तो थोड़ी देर के बाद एक छोटे कद का, मतलब उसका कद बहुत लंबा नहीं था, छोटे कद का, बोना तो नहीं लेकिन एक जो छोटा कद होता है, जैसे मर्द की प्रॉपर हाइट 5 फुट 8 इंच 7 इंच होती है, तो उसकी हाइट लगा लीजिए कोई 5 फुट होगी या 5 फुट से भी थोड़ी सी कम होगी, 4 फुट कुछ इंच उसकी हाइट होगी। वो चलता हुआ मेरे करीब आया तो उसका चेहरा एक मकरूज सा था, अजीब सा था। उसके चेहरे पे दाने दाने की वजह से गड्ढे पड़ गए थे, जैसे कोई बीमारी होती है चीचक या कुछ तो गड्ढे पड़ जाते हैं, ऐसे गड्ढे थे। उसका चेहरा ऐसा था कि जिसको देख के कराहत सी आए। वो चलता हुआ मेरे पास आके खड़ा हो गया और मैं बारिश को देख रहा था। मुझसे बोला, साहब आप छतरी लाना भूल गए हैं और इस बारिश में आप घर कैसे जाएंगे? भीग जाएंगे, क्योंकि ये बारिश थमने वाली नहीं है। हम गांव के लोग हैं, जानते हैं अब ये बहुत बरसेगी और काफ़ी देर तक बरसेगी। कितनी देर तक खड़े रहेंगे? घर जाने की सोच रहे हैं, अब तो सवारी भी कोई नहीं है। अगर बुरा ना मानिए, ये सामने पास ही मेरा घर है, वहां तक तो आप तेजी से चल के मेरे साथ भाग के जा सकते हैं। मेरे घर जाएंगे तो मैं आपको अम्ब्रेला दे सकता हूं, आप बेशक मुझे वापस कर दीजिएगा, आप लेके चले जाइए, आते जाते मुझे वापस कर दीजिए। मुझे उसकी ये बात अच्छी लगी, क्योंकि वरना ठंड लग सकती थी और पीछे 2 खवातीन थी, मुझे जिम्मेदारी का मुजाहरा करना था कि बीमार ना पड़ जाऊं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप अगर मुझे छतरी दे देते हैं तो उसके बदले मुझसे पैसे ले लीजिए, या अगर आप चाहेंगे तो मैं आते जाते आपको वापस कर जाऊंगा। उसने कहा नहीं, आप मुझे वापस कर दीजिएगा, अभी आप ले जाइए। मैं उसके साथ तेजी से चलता हुआ, बारिश थी फिर भी हम भीग तो गए, तेज तेज चलते हुए हम उसके घर तक पहुंच गए, लेकिन काफ़ी भीग गए। वो मुझे एक कमरे में लेके गया, ड्राइंग रूम टाइप का कमरा था, दरमियाना सा था, कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं था। उसने मुझे बैठने के लिए कहा और कहा, अब भीग गए हैं, मैं इससे पहले कि आपको तौलिया ला के दूँ, आप
चाय ज़रूर पीना चाहेंगे क्योंकि इस मौसम में ठंड लग जाती है। मैं आपके लिए चाय बनवाता हूँ। वो ये कह के एकदम से कमरे से निकलने लगा और फिर एकदम से मुड़ा और मुझे कहता है, जलाल साहब, चाय के साथ कुछ और लेंगे? तो मैं एकदम चौंक पड़ा कि मैंने तो इसे अपना नाम नहीं बताया, इसने मेरे नाम से कैसे पुकारा? तो मैंने कहा, क्या कहा आपने? क्या नाम लिया आपने? उसने कहा, जलाल साहब। मैंने कहा, आप ये नाम कैसे जानते हैं कि ये मेरा नाम है? तो वो मुस्कुराया और बोला, जलाल साहब, मैं सब जानता हूं, रुकिए पहले मैं तौलिया और चाय भिजवा दूं। वो चला गया और मैं कमरे में बेचैन होकर बैठा कि ये कौन है शख्स। थोड़ी देर के बाद एक लड़की जो इंतहाई खूबसूरत थी, हाथ में एक ट्रे लिए हुए जिसके ऊपर चाय का कप और बिस्किट रखे हुए थे और टावल रखा हुआ था, वो लेके आई और उसने आके मेज पे रख दिया और मुझे सलाम किया। मैंने वालेकुम सलाम कहा तो मुझसे बोली, सफिया कैसी है? मैं एकदम से चौंका। मैंने कहा, कौन सफिया? तो बोली, वही सफिया जो आपकी बीवी है। मैं एकदम से अजीब सा हुआ और इतनी देर में वो शख्स भी चलता हुआ आगे आ गया। कहता है, जलाल साहब, मेरा नाम कदीर है। मेरा नाम सुना है आपने? मैं एकदम से छलांग मार के खड़ा हो गया। कदीर? ये तो वही लफ्ज था जिसको सुनते ही सफिया की हालत खराब हो जाती थी और वो लड़की भी सफिया का नाम लेके पूछ रही थी उसका क्या हाल चाल है। तो वो बोला, मेरा नाम कदीर है और ये, उसने लड़की की तरफ इशारा किया, ये रुकैया है। कौन हो तुम? कदीर, कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? वो बोला, क्यों, आपको अभी तक सफिया ने मेरे बारे में नहीं बताया? आपको तो सफिया से पूछना चाहिए था, और बजाय कि मैं आपको बताऊं, आप जाइए अपनी बीवी सफिया से पूछिए। और वो मुस्कुराने लगा और वो लड़की चाय रख के चली गई। मुझसे उस कमरे में बैठना महाल हो गया। मेरे दिल को कुछ हो गया। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और गुस्से से मैं बारिश का देखे बगैर तेजी से चलता हुआ घर की तरफ जाना शुरू हो गया। बारिश तो हो रही थी, मैं भीग रहा था, मुझे कोई होश नहीं था। मैं घर पहुंच गया। भीगा हुआ जब अंदर गया, सफिया ने मुझे देखा तो एकदम से परेशान हो गई और बोली, आप कपड़े चेंज किए, अब तो बारिश में भीग गए हैं। मैं इतनी देर से परेशान थी कि आप छतरी लिए बगैर गए हैं तो आप तो भीग जाएंगे, देखा आप भीगे हुए हैं। मैंने कहा, सफिया, मेरी परवाह छोड़ो और मुझे बताओ कदीर कौन है? क्या हो गया है जलाल, आप ठीक है ना? क्या हुआ है आपको? मैंने कहा, मुझे बताओ कदीर कौन है? आज खबीस शख्स वो मुझे मिला है और वो लड़की भी साथ थी जो मुझसे पूछ रही थी, जिसका नाम रुकैया है, कि सफिया का क्या हाल है। आज वो खुद आके मुझसे मिले हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि उसी से पूछो, नहीं बताती तो हमारे पास वापस आ जाना। तो इसलिए मैं गुस्से से यहाँ आ गया हूँ कि तुम नहीं बताओगी तो मैं उनसे जाके पूछूं बजाय, तो मुझे उनसे पूछना अच्छा नहीं लगा, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, बताओ कौन है कदीर? एकदम से उसका चेहरा अजीब हो चुका था। कुछ देर वो खामोश रही और उसके बाद इस अंदाज में उसने सर उठाया जैसे वो बोलने के लिए तैयार हो, उस बात को बताने के लिए जो वो पहले हमेशा छुपाती थी। मैं भी भूल गया था कि उसने मुझे कहा था, क्या मुझे खोने के लिए इस कहानी को सुनना चाहोगे? कदीर की कहानी तो सुन लोगे लेकिन मुझे खो दोगे, तो क्या कहानी सुनना है या मुझे अपने साथ रखना है? तो मैंने कहा था, मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता, मुझे कहानी नहीं सुननी। लेकिन कदीर से मिलने के बाद मैं ऐसा जज्बाती था कि मेरा गुस्सा इतना आसमान पे पहुंचा हुआ था कि वो समझ गई कि अब बताना पड़ेगा, क्योंकि कदीर मुझसे मिल चुका था और अगर वो ना बताती तो वो जान चुकी थी मैं कदीर के पास चला जाऊंगा। वो बोली, तो सुनो, मेरा नाम सफिया ही है और उसने अपने वालिद का नाम लिया। मैं ठाकुर फलां की बेटी हूं और जिसने मेरे बारे में पूछा है रुकैया, वो मेरी बहन है। मैं और मेरा बाप उस हवेली के अंदर खुशी भरी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरी बहन थी, हम दो बहनें थी, रुकैया और मैं सफिया। हमारा कोई भाई नहीं था, नौकर चाकर जमीनें सब कुछ था। मेरा बाप वहां का बहुत बड़ा ठाकुर था।
ज़िंदगी बहुत आसान और ख़ूबसूरत और ऐसी शहज़ादियों की तरह गुज़र रही थी कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि वहीं पे हमारी उस हवेली के अंदर एक मनहूस मुलाजिम हुआ शख्स, उसका नाम कदीर था। कदीर ने उस हवेली में घूमते फिरते कैसे मुझे देख लिया और जैसे ही उसकी निगाह मेरे चेहरे पे पड़ी वो मेरा दीवाना हो गया। लेकिन हकीकत में वो एक जादूगर था, काला जादू करने वाला। उसने जब मुझे देखा तो मैं उसके दिल को ऐसी भा गई कि फिर वो उसी हवेली में रह के इस तरह का जादू करने लगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके जादू की वजह से, जो हंसती खेलती चलती फिरती बेहतरीन सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रही थी, कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बीमार होना शुरू हो गई। मुझे हर चीज़ बुरी लगनी शुरू हो गई, मेरी ज़िंदगी से खुशी दूर होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि बीमार होती 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 मैं बिस्तर पे गिर गई। मेरे वालिद ठाकुर साहब ने हर हकीम, हर जगह से मेरा इलाज कराया, सबको मुझे दिखाया, लेकिन किसी को मेरी बीमारी समझ नहीं आ रही थी। जितना भी मेरा इलाज हो रहा था बेसूद, कोई आफाका नहीं हो रहा था। यहां तक कि मैं इतनी शदीद बीमार हुई कि एक दिन मैंने देखा मेरा वजूद बिस्तर पर पड़ा है और मैं बिस्तर के साइड पे खड़ी हूं। तो मैं चौंक सी गई, तो ये बिस्तर पे कौन है? तभी मैंने अपने वजूद को हाथ लगाने की कोशिश की तो पता लगा मैं मर चुकी हूं। बिस्तर पे मेरा मुर्दा वजूद पड़ा है और उसी वक्त घर के लोग आहो पुकार करने लगे, सब बेइंतहा रोने लगे। सफिया मर चुकी थी। वो मुझे लेकर गए, नहलाया धुलाया, कफन पहनाया, और उसके बाद जब वो कब्रिस्तान में मुझे कब्र के अंदर लिटा के, कब्र के ऊपर मट्टी डाल के कब्र बना चुके, तो मैं वहीं पे खड़ी थी। मुझे कोई नहीं देख पा रहा था सिवाय उस मनहूस कदीर के। वो मुझे खड़ा देख पा रहा था। उसने ऐसा अमल किया था कि मेरे वजूद को तो उसने मुर्दा कर दिया था, लेकिन मेरी रूह उसके कब्जे में चली गई थी। अब मैं उसके कब्जे में थी। और उसके बाद उसने जादू के जरिए मुझे अपने कब्जे में रखा। जलाल, मुझे मरे हुए 80 साल हो चुके हैं। 80 साल पहले मैं मर चुकी हूं। मैं एक आत्मा हूं और जिस घर के अंदर तुम आए थे उसी घर के अंदर उस मनहूस कदीर ने मुझे कैद किया हुआ था। वो भी मर चुका है। मरने के बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं उसी की बांदी, उसकी कैदी बनी हुई थी, और उसने अपने वजूद को भी इस अंदाज में जादू के जरिए ख़त्म किया कि वो भी आत्मा बन गया, और उसकी आत्मा अब हर वक्त मेरे ऊपर मंडलाती रहती। फिर उसने अपने जादू के जरिए जो मुझे मारा था, मेरा माँ बाप सारे मुझे भूल गए, मेरी आत्मा को लेके वहां से बहुत दूर आ गया। और उसके बाद उसने फिर से जादू के जरिए मुझे एक वजूद दे दिया। मैं फिर से एक वजूद में आ गई, फिर से जिंदा हो गई। एक इंतहाई हसीनो जमील जिस्म के अंदर मेरी आत्मा फिर से आ गई। जिस वजूद को तुम देख रहे हो, मेरी आत्मा इससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन मुझे यह वजूद दिया उस कदीर ने। अब मैं इस वजूद के साथ थी और उसने अपने आप को भी एक वजूद दे दिया। वो एक काले जादू का माहिर था, उसको एक भदा सा छोटे से कद का वजूद मिला और उसकी आत्मा ने उसी वजूद को अपना लिया और मुझे ये जिस्म मिला और उसने मुझे उसी घर में कैद कर दिया। उसी दिन मुझे भागने का मौका मिला था और मैं भागने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलने लगी तो उसने मेरी दोनों टांगें काट दी कि मैं घर से निकल ना सकूं, कहीं ना जा सकूं। और जब मेरी टांगें कट गईं तो फिर मेरा वजूद अब कहीं चल फिर नहीं सकता था। बिसाखियां तो मेरे पास थी नहीं, मैं जा कहाँ सकती थी। और उस घर से, उस कमरे से मैं निकल भी जाती तो कितनी दूर जाती, आबादी तो बहुत दूर थी। तुम खुद पानी जब पीने के लिए आए थे, तुम्हें याद है कितनी दूर तक तुम्हें आबादी नज़र नहीं आई थी, कितनी दूर वो आबादी थी। क्योंकि मैं जब कदमों पे चलती थी, मेरी टांगें जब तक कटी नहीं थी, वही कदीर मुझे लेके इधर उधर फिरता था। मैं सारा जानती थी कि आबादी इतनी दूर है कि इन
कटी टांगों के साथ मैं कोशिश भी करूं तो नहीं जा सकती, वो मुझे पकड़ लेगा, इसलिए मैं वहीं पड़ी हुई थी। फिर वहां तुम आए, तुम्हें मैंने देखा, तुम्हारी आंखों में उस मोहब्बत को पढ़ लिया जो मेरे लिए थी। मैं वहां से भागना चाहती थी और तुम्हें कहा कि मुझे ले चलो। मैं एक इंसानी वजूद के अंदर थी, तुमने मुझे उठा लिया और मुझे अपने साथ ले गए और हम जिंदगी गुजारनी शुरू हो गए। और जब घूमने के लिए आए उस ट्रेन के अंदर उसी कदीर ने मुझे देख लिया और वो पीछा करते करते तुम तक पहुंच गया। और उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई और उसके बाद फिर मैं पीछा करते करते इस घर तक भी आ गया हूं। मैंने मुड़ के देखा तो वही खबीस मनहूस चेहरे वाला पीछे खड़ा हुआ था कदीर। और सफिया की तरफ देख के बोला, तू कैसे मुझसे भाग सकती है? तो मुझसे कभी नहीं भाग सकती, देख मैं पहुंच गया हूं। तभी सफिया ने कहा, जलाल मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे कहा था कदीर की कहानी खुल गई तो फिर हम साथ नहीं रह सकेंगे। ये खबीस फिर से आ गया है, शायद अब मेरे पास और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि तुम्हें खुदा हाफिज कहूं। और उसी वक्त उसके वजूद के अंदर एक आग सी लग गई, उसका वजूद इतनी तेजी से जलना शुरू हो गया, पिघलना शुरू हो गया। उसके जिस्म के अंदर से इस तरह शोले निकल रहे थे कि उसका मास्क जो इसके ऊपर जिल्द है, स्किन है, जल जल के नीचे गिर रही थी। और उसी वक्त उसने खड़े खड़े छलांग लगाई और तेजी से उड़ती हुई एक ही छलांग में कदीर के ऊपर जाके गिरी। और वो जलता हुआ वजूद, वो आग में लिपटा हुआ वजूद, वो जलता हुआ वजूद जैसे ही कदीर के वजूद पे गिरा तो कदीर के वजूद को भी आग लग गई और वो चीखो पुकार करना शुरू हो गया। सफिया का वजूद पिघलता जा रहा था, जलता जा रहा था और पिघलता हुआ उसका मांस, उसकी स्किन, ये जिल्द जमीन पे जब गिरती थी तो गायब हो जाती थी। उसका वजूद इस तरह जल जल के गिरता रहा और इसी तरह कदीर का भी जल जल के गिरता रहा जमीन पे और वो गायब हो गया। और थोड़ी देर तक दोनों जलकर गायब हो चुके थे। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी, मेरी सफिया मुझसे दूर जा चुकी थी। मैं कभी इस राज की खोज नहीं लगाना चाहता था, लेकिन हालात ने इस तरह पलटा खाया कि अगर वो 3 साल बाद में घूमने फिरने ना आता तो शायद, जिस तरह सफिया ने कहा था, हम हमेशा खुश रहते। लेकिन उसने कहा था राज खुलेगा तो फिर मैं चली जाऊंगी, और ऐसा ही हुआ। राज खुला तो वो चली गई। वो गई नहीं थी। मैं ऐसा जनून, ऐसा पागल, वहां से कैसे घर आया, क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। बस एक अब होश आया है तो मैं एक पागल खाने से निकल रहा हूं। मैं कैसे पागल हुआ, मैं क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, क्या मैं घर पहुंचा था? मुझे इतना याद है मैं घर पहुंचा था। किसने मुझे पागल खाने जमा कराया, किसने क्या किया, मैं कुछ नहीं जानता। शायद उस गली में रहने वाले लोग जो मुझे जानते थे, मेरे वाकिफ़ हो गए थे, बहुत ज़्यादा दुआ सलाम हो गई थी, उन्होंने शायद जमा कराया हो, क्योंकि आप बताते हैं पैसा भी जमा कराया गया, तो शायद वही लोग हों। और मैं कितनी ज़िंदगी पागलों की तरह गुजारता रहा। मुझे कोई होश नहीं जब मैं पागल था मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, और अब जब मैं होश में आया हूं, बेहतर हो गया हूं, तो वो गुजरे हुए सब लम्हे मुझे याद हैं। मेरी सफिया मुझे याद है, मैं उसको भूल नहीं सका। वो आज भी मेरे दिलो दिमाग में है। मैं नहीं जानता इस पागल खाने से जाने के बाद मैं ज़िंदगी को गुजार सकूंगा नहीं, कितने लम्हे जी सकूंगा कि नहीं, मैं नहीं जानता। क्योंकि बस मैं एक बात जानता हूं, मैं सफिया से बहुत प्यार करता हूं और उसके बगैर अब नहीं गुजार सकता। सफिया चली तो गई है, लेकिन मेरा दिल अपने साथ ले गई है। मुझे अब इस दुनिया में किसी भी औरत में, किसी भी कारोबार में, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट वो अपने साथ लेके गई है। चलता हूं, इस दुनिया को कब खुदा हाफिज कर दूं, कुछ पता नहीं। कैसे जिंदगी गुजारी, कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, कुछ भी नहीं पता। और जब वो ठीक हो के अस्पताल से जा रहा था तो उसकी कहानी सुन के डॉक्टर कहते हैं कि मैं इतना अजीब था कि उसकी कहानी मेरे दिमाग में चकरा रही थी और सारे मंजर मेरी आंखों के सामने थे। और वो शख्स जब जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सफिया के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकेगा।
मैं उसको काफ़ी हिम्मत देता रहा, हौसला देता रहा, कई बातें कहीं, ज़िंदगी इसका नाम है, ये करना, वो करना, सारा कुछ करना, लेकिन मैं उसके चेहरे को पढ़ चुका था। वो अपनी सफ़िया के पास जाना चाहता है। शायद उसके दिमाग में ये हो कि मैं भी एक रूह बन के अपनी उस सफ़िया से मिल सकूं। वो मुझे खुदा हाफिज करके तो चला गया, लेकिन मैं कितनी देर तक अपनी जगह पे उलझ के बैठा रहा, पता नहीं वो कहां गया है। दुनिया में जिंदगी गुजारने या अपने वजूद को मिटा के अपनी रूह को सफिया के पास ले जाएगा, मैं नहीं जानता।